बुलेटिन में आपको कहूंगी खुश आमदेद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज भी शो में मुख्तलिफ टॉपिक्स, इशूज़, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से बात होगी। ख़ास तौर पर असाइलम सीकर्स के हवाले से, रेफ्यूजीज़ के हवाले से जो एक्सपेक्टेड फ़ैसले हैं जिनका इजहार होम सेक्रेटरी की जानिब से किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। केयर स्टारमर की जानिब से डिफेंस प्लान और डिफेंस बजट अनाउंस करने के बाद क्या अहम बातें की गई हैं, वो भी इस शो का हिस्सा होंगी। और कॉकरोच जनता पार्टी जो इंडिया में हो रही है बेहद मकबूल, अब उन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से। एक इंसानी बहरान जिसका सामना करना पड़ रहा है इस वक्त वेनेज़ुएला में, जहां पर गुज़िश्ता हफ्ते एक इंतहाई खौफनाक ज़लज़ला आया था, जिसकी जो शिद्दत है वो 7.2, 7.5 बताई गई है। बैक टू बैक वहाँ पर अर्थक्वेक का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि जो अमवात हैं उनका सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। स्पेशली जो कुछ इलाके हैं वो इस हद तक मुतासिर हुए हैं कि वहाँ पे जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, 80% तक वो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स तबाह हो चुके हैं। अब वहाँ पे सड़कों का निज़ाम ना होने की वजह से, इतना बड़ा नुकसान होने की वजह से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो भी सुस्त रवि का शिकार हैं। और फिर वेनेज़ुएला के जो अपने सियासी हालात हैं उनकी वजह से हुकूमत भी उस तरह से कुछ नहीं कर पा रही। कुछ फंड्स की कमी का सामना भी करना पड़ा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त हेल्प करने की कोशिश तो कर रही है। यूनाइटेड नेशंस की जानिब से, WHO की जानिब से भी बड़े बड़े ऐलानात सामने आए हैं, लेकिन वहाँ पर इमदादी सामान पहुँचाना और इमदादी सरगर्मियों में शामिल होना ही इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो बन चुका है। इसी वजह से हम देख रहे हैं मलबे तले जो दबे अफराद हैं, हम हर गुजरते दिन के साथ देख रहे हैं कि अमवात की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 से 10 हज़ार अफराद इससे बहुत सीरियसली मुतासिर हुए हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स, क्या डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, दिखाते हैं आपको। ही महदूद वसाइल के साथ काम कर रहे हैं। यकीनन ये एक इंतहाई मुश्किल वक्त है वेनेज़ुएला के लिए। वहाँ पर हुकूमती तब्दीली के बाद एक बाकायदा गवर्नमेंट भी हम ये कह सकते हैं कि मौजूद नहीं है। और उसमें मुल्क के ऊपर ऐसी आफत का आ जाना, उसके बाद यकीनन जो वहाँ पे रीबिल्डिंग है, रिकन्स्ट्रक्शन है, वो तो एक बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी पहला मरहला जिसमें लोगों को रेस्क्यू करना है, उसमें ही शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ पे फंड्स नहीं है जिससे लोगों की मदद की जा सके। राइट काइंड ऑफ मशीनरी वहाँ पर उस तरह से मौजूद नहीं है। अब इंटरनेशनली जो दीगर ममालिक है वो कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह से जल्द अज जल्द वहाँ पर अपनी इमदादी टीम्स को पहुँचाया जा सके, लेकिन ऐसे में बहुत सारा वक्त ज़ाया हो रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते ये ज़लज़ला आया था और आपने शायद ही बहुत कम ऐसे ज़लज़ले देखे हैं, ये खबरें पढ़ी होंगी जिसमें इस कदर शिद्दत जो है वो रही। और रिक्टर स्केल के ऊपर 2006 में पाकिस्तान में एक ज़लज़ला आया था जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पे इतनी ही, इससे तकरीबन मिलती जुलती ही बताई गई थी। और हमने देखा था कि किस कदर बड़ी तबाही अपने साथ लेकर आया था। उस वक्त पाकिस्तान में रेस्क्यू टीम्स मौजूद थी, लोगों ने अपनी मदद आप के तहत भी वहाँ पर मदद करने के लिए पहुँचे थे। हुकूमत ने मदद की, इंटरनेशनली उस वक्त पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को इसमें सपोर्ट किया था। और हमने देखा कि इसके बाद गुज़िश्ता सालों में हमने टर्किया में देखा, तुर्किया में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। तुर्किया जैसा मुल्क भी उसके सामने ऐसा लगता था कि बेबस दिखाई दे रहा है। और जो बहाली का काम है, जो रेस्क्यू का काम है, उसमें बहुत सारा वक्त बीत गया था, बहुत सारे हफ्ते, बहुत सारे महीने लगे थे उसकी रिकन्स्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग के लिए। और यहाँ पे वेनेज़ुएला जो कि ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे सियासी क्राइसिस का शिकार है, ऐसे में इस कदर जो संगीन ज़लज़ला है वो वहाँ पर लोगों की मुश्किलात बढ़ा रहा है। सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न इस वक्त उन लोगों के लिए है जो अब तक, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त तक भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इमेजिन करें कि अगर एक शहर में 189 जो इमारतें हैं वो मुनहदम हुई हैं, तो उनके नीचे कितने अफराद, कितने ख़ानदान, कितने लोग मौजूद हो सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बहाली के इदारे हैं,
वो भी वहाँ पर मुतासिर हुए हैं। हॉस्पिटल अगर किसी ज़ख्मी को लेकर भी जाना है तो कहाँ पर लेकर जाया जाए ज़ख्मियों को, और कहाँ पर जो उनके ज़ख्म हैं उनके ऊपर मरहम रखा जाए। लोगों के सर से छत छिन चुकी है इस वक्त, तो बेसिक नेसेसिटीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको खाना, उनको पानी वहाँ पर फराहम किया जाए। WHO और बाकी जो इदारे हैं दुनिया में वो इस वक्त इस तमाम तर संगीन मसले में, इस क्राइसिस पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग भी इस सिलसिले में अगर चाहें तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इदारे हैं, जो चैरिटीज़ हैं, वो इस वक्त काम कर रही हैं, बहाली के लिए फ़ंड्स इकट्ठे कर रही हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर की बात करते हैं जिन्होंने डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लान मुतारिफ करा दिया। पिछले दिनों आपने इन्वेस्टमेंट डिफेंस के हवाले से बहुत सारी खबरें सुनी थी, डिफेंस बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा एक सर्द जंग का सामना भी उनको करना पड़ रहा था, लेकिन ये डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या कहना था उनका इस मौके पर, दिखाते हैं आप। Anyone sort of standing back and objectively would say this is a massive step forward. If you take what we've already done, put the Defence Investment Plan alongside it, and the fact that it's strategic, it's not just funding today's capability, but tomorrow's capability as well, combined with the work that we've done to work with other countries on this, because the only way forward is to make sure that all Europeans step up together, and that requires us as a country to show the leadership that has been shown over the last 2 years and to have the ability to galvanise and bring other countries together. As for the future, I have no doubt that all Labour governments will remain that number one commitment to our defence and security. Labour governments have always done that and always will do that, and I am absolutely certain, therefore, that this is a platform on which whoever comes after me can build, and I'm proud that it is, and I will do everything within my power to make sure that any transition is orderly and that we go from strength to strength, and that is what I'm endeavouring to do. We want our people to be able to live in a world defined by peace, stability, and the rule of law. But the paradox of peace is that when the world is arming and aggression is rising, the best way to avoid war is to prepare for it. The best way to defend is to deter, to have the strength to make your adversaries think again before they act. And that is what we are delivering. Yes, I can. That is because of the increase in defence spending that we put in place, announced last year, already in place, which was the single biggest sustained increase since the 1980s, and the fact that this defence investment plan builds on that. And it's not just the amount of money, it is also the capabilities. We've learnt a lot from Ukraine, actually also from Iran as well, about the capability that is needed in order to confront countries like Russia. That is exactly what's going on in Ukraine. So I am confident in that. जी हाँ, केयर स्टारमर की जानिब से जो दिफाई बजट है उसमें मज़ीद 15 अरब पाउंड्स का इजाफा किया गया है। अब वो डिफेंस बजट में शामिल किए जाएंगे। इससे पहले उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि उन्होंने दीगर बहाली के कामों में जो बहुत ज़्यादा बजट था वो इन्वेस्ट कर दिया था और डिफेंस का बजट कम कर दिया है, जिसकी वजह से जो बरतानिया की सलामती है उसको संजीदा किस्म के जो ख़तरात थे वो लाहक थे। और अपोजिशन की जानिब से इवन उनके अपने गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी वजह से अब हमने देखा कि उनकी जानिब से बाकायदा एक डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लान सामने आ गया है। पिछले दिनों हमने बहुत सारे अखबारात में ये ख़बरें भी पढ़ी कि बरतानिया को बहुत शदीद किस्म के ख़तरात लाहक हैं। फिर ये हेडलाइंस क्या आई कि रशिया की जानिब से भी बरतानिया को मुसलसल एक थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद हमने ये ख़बरें देखी कि वज़ीर आज़म केयर स्टारमर डिफेंस के हवाले से बजट जो है वो नहीं दे रहे जितना एक्सपेक्टेड है, दूसरे मंसूबों पर लगाया जा रहा है। उनकी गवर्नमेंट के ऊपर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई। खैर केयर स्टारमर को तो काफ़ी मरहलों पे काफ़ी फ्रंट्स पर तनकीद का सामना करना पड़ा और इसी वजह से उनको मुस्ताफ़ी भी होना पड़ा है। अब इससे पहले कि नए वज़ीर आज़म आते, एंडी बर्नहम जो कि एक्सपेक्टेड अब तक बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म होंगे, आउट गोइंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से डिफेंस बजट में इजाफा कर दिया गया और मज़ीद 15 अरब पाउंड की जो रकम है वो दिफाई बजट में दिफाई जो सलाहियतें हैं उसको निखारने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए
दे दी गई हैं। केयर स्टार्मर जाने से पहले बहुत सारी काम कर रहे हैं, बहुत सारी जो हम कह सकते हैं कि उनकी जो पॉलिसी हैं उनको उनकी लेगेसी के तौर पर देखा जाएगा। इससे पहले उन्होंने जो 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी का एक बड़ा फैसला सामने आया, जिससे स्पेशली बच्चों में तो बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ दिखाई दिए। कुछ बच्चे खुश भी हुए, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स की जानिब से और इस हवाले से जो बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं उनकी जानिब से सराहा गया है, क्योंकि उनको लगता है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, सोशल मीडिया ऐप्स इस वक्त बहुत सारी ऐसे वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो बच्चों को बाकायदा टारगेट करते हैं, उनको अप्रोच किया जाता है और उनके जो मासूम जहन हैं उनको निशाना बनाकर उनसे मुख्तलिफ किस्म की जो मुजरिमाना एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको इंगेज किया जाता है। खैर, अब वो जो फैसला है उसके ऊपर आइंदा साल जो अमल दरामद है वो भी शुरू हो जाएगा। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ का ऐलान और केयर स्टार्मर को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना, जब बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर का सामना था, इस हवाले से भी याद किया जाएगा उनका जो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर है। आगे बढ़ते हैं। दिफाई बजट उनको उन्होंने दे दिया, जो एक आखिरी तनकीद जिसका उनको सामना करना पड़ रहा था उसमें उन्होंने इजाफा कर दिया है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि नए वज़ीर आज़म आकर क्या पॉलिसीज़ लेकर आते हैं। अब बढ़ते हैं उस जमात की तरफ जिसको जेनज़ीज़ की जमात कहा जाता है, और जब इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया उसके 24 घंटों के अंदर अंदर ही मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ने इनके मिशन से ख़ुद को कनेक्ट किया। मैं बात कर रही हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसके जो लीडर हैं वो भी कम उम्र हैं और इसको सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे जेनज़ीज़ हैं, और इसी वजह से इसको इंडिया में जेनज़ीज़ की एक जमात के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इनका जो मंशूर है और इनका जो मिशन है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये वो नौजवान है जिनमें सियासी बसीरत नहीं है, या ये वो नौजवान है जिनको अपने मुस्तकबिल के हवाले से कुछ पता नहीं है। संजीदा किस्म की जो बातें हैं, संजीदा किस्म के मसाइल इस वक्त जिस तरह से इंडिया को सामना करना पड़ रहा है उसके ऊपर वहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है। और इस हवाले से अब आजकल जिस मसले पर वो आवाज़ उठा रहे हैं, ख़ास तौर पर मेडिकल का जो टेस्ट था जिसको आउट कर दिया गया था, उसके ऊपर उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान भी कर रखा है। बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी इस मिशन में उनके साथ हैं। क्या गुफ्तगू की गई है इनके जो बानी है कॉकरोच जनता पार्टी के, जिसमें उन्होंने गुफ्तगू भी की है और उन्होंने बताया कि क्यों वो इस हंगर स्ट्राइक का उनकी जानिब से ऐलान किया गया है, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी जो मोदी सरकार है, बीजेपी के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस जमात से खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं। और अब भी हमने देखा कि एक के बाद एक जो इंसानी हुकूक का कोई मसला हो या स्टूडेंट्स का कोई मसला हो, नौजवानों से मुताबिकत रखती कोई परेशानी हो, तो कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से आवाज़ उठाई जा रही है। I'm hoping to be here as long as there is accountability on this, as they have been demanding that the minister takes accountability or the government takes accountability. Similarly, the dialogue in Ladakh is put on track again. It's for both. For me, education and environment have always been an issue. As I say, these two are my issues. Truth and non-violence is my path, and justice is my goal. So I'm supporting them and supporting Ladakh, and for as long as there is accountability. Hopefully government will take cognizance. A sensitive government in a democracy listens to the pains of the people, and I hope they'll take action. Or then there is the monsoon session of parliament where we demand that this issue be discussed threadbare and new fixes, reforms and solutions found out. So we'll take it through that if there is no accountability taken before that by the government. कि बहस के चक्कर में 12 साल से देश का भट्टा बैठा हुआ है। हमें अपने मुद्दे पर टिके Really great with each passing day. The longer we are sitting here, the more people here are coming, and that too from different parts of India. Each single day, hundreds of people are arriving from states like Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Kerala, and who are just saying that we are here. You just don't back off, and we want you to continue this protest until Dharmendra Pradhan resigns.
We are going to sit with you, we are going to sit here with you for as long as possible. All we want is that for you to not back off. So it's the people who are motivating me. Despite the death of 20 students, I think that is the far bigger illegal thing to do. We are just sitting here peacefully demanding justice for the students. पूर्वक प्रदर्शन कीजिए, नौकरी लग जाएगी, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जी हाँ, ये उस जमात के नुमाइंदे हैं जो कि अभी मई में ही इसी साल इसका क़याम अमल में आया है। और सबसे पहले इन्होंने जिस मसले पर आवाज़ उठाई वो मेडिकल का जो एंट्री टेस्ट होता है उसको पहले से लीक कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो नौजवान हैं उनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया। और अब इनकी जानिब से जो हंगर स्ट्राइक की जा रही है उसके वो भी इसी सिलसिले में की जा रही है कि जो वज़ीर तालीम हैं उनके ऊपर मुस्ताफ़ी होने के लिए प्रेशर डाला जाए। सिर्फ नौजवानों की इसको एक जमात ना समझा जाए, इसको काफ़ी ज़्यादा इंडिया में संजीदगी से लिया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जेनज़ीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही हैं। क्योंकि इंडिया में तो ऐसा लगता था कि मुश्किल ही है कि कोई ऐसी जमात सामने आएगी जो कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के ऊपर इस तरह से उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी। लेकिन इन्होंने सही तरीके से अपनी कैंपेन की और इनकी जो बातें थीं, इनका जो मंशूर था, जो मौक़िफ़ था, वो लोगों से कनेक्ट कर रहा है, ख़ास तौर पर नौजवानों से। करोड़ों नौजवान हैं जो अब तक इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको ज्वाइन कर चुके हैं और इनकी ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी एहतजाज ये करेंगे तो उसमें वो इनके शाना बशाना खड़े होंगे। बीजेपी के बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जिनकी जानिब से अब तक बहुत सारे इल्ज़ामात कॉकरोच जनता पार्टी और इसकी जो लीडरशिप है उनके ऊपर लगाए गए हैं। यहाँ तक भी कहा गया कि इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रही है और इंडिया में अमन और अमान को ख़राब करने के लिए इनको भेजा गया है। लेकिन अब तक जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको देखकर तो हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों के मसाइल के ऊपर अपनी तमाम तर जो तवज्जो है वो मबज़ूल रखे हुए हैं। और इनके साथ सिर्फ यही नहीं, अभिजीत दिपके जो इनके लीडर हैं वो ही नहीं, बल्कि जो बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो भी इनकी इस मिशन में इनके साथ शामिल होते जा रहे हैं और इस हंगर स्ट्राइक में भी इनके साथ मौजूद हैं। सोनम वांगचुक जिनको बड़ी इज्जत की निगाह से इंडिया में देखा जाता है, स्पेशली लद्दाख से इनका ताल्लुक है। उस मसले पर इनको पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अब ये कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मौजूद हैं और एक तरफ मेडिकल स्टूडेंट्स का जो मसला है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और दूसरी जानिब ये इस लद्दाख में जिस तरह से बीजेपी ने मामलात को बिगाड़ा है और जिस तरह से वहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर जुल्म किया गया है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुजाहरे हो रहे थे वहाँ पर उसको दबाने के लिए, चुप कराने के लिए वहाँ पर जो तशद्दुद किया गया उसके ख़िलाफ़ भी ये आवाज़ उठा रहे हैं। इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके सामने लाते ही रहेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में अक्सर हम देखते हैं कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनको इग्नोर किया जाता है। आज से कुछ अर्सा पहले तक तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स भी नहीं थे, अगर स्कूल्स थे वो भी हम देखते थे कि जो सिर्फ मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर मौजूद थे, वहीं पर पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर जाना पड़ता था तालीम के लिए। लेकिन अब हमने देखा कि अवेयरनेस आती जा रही है और इस आगाही के साथ ही मुख्तलिफ शहरों में अब स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उनके हवाले से स्कूल्स और इदारे भी बन रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मुल्तान के एक ऐसे ही स्कूल की जो कि अपने बच्चों के लिए, आसानी के लिए, उनकी तालीम के लिए कुछ काविशें कर रहे हैं और वालिदैन कहते हैं कि उनको अपने बच्चों में वाज़ेह तब्दीली भी नज़र आ रही है। दिखाते हैं आपको। जी हाँ, हेयरिंग एड ये एक बेसिक सहूलत है जो इन बच्चों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 2026 में हम ये देख रहे हैं कि वो तब्दीलियाँ जो आज से कई साल पहले आ जानी चाहिए थी वो आ रही हैं और ये जो पाकिस्तान के स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं ये भी तालीम भी हासिल कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में भी गुजार सकेंगे। ये
वो मिशन है, विजन है जो कि हमें इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका दिखाई दे रहा है। हमने ये भी देखा कि अभी जब नून लीग की वफाक में भी हुकूमत आई, उसके बाद पंजाब में भी, तो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि उनके सामने तो एक पर्सनल स्टोरी है विटनेस करने के लिए कि ऐसे बच्चे किस हद तक स्ट्रगल करते हैं, उनकी फैमिलीज़ कितनी स्ट्रगल करती हैं। उन्होंने अपनी बेटी की एग्जांपल दी कि उनके घर पे एक ऐसा बच्चा मौजूद था जिसे स्ट्रगल करनी पड़ी। इसी तरह से मरीम नवाज़ को भी हमने देखा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने बहुत क्लोज अपनी फैमिली में देखा कि जो बच्चे होते हैं उनकी क्या स्ट्रगल होती है, और पाकिस्तान में किस तरह से बहुत कम स्कूल इस हवाले से मौजूद हैं और अब उसमें बेहतरी लाने की कोशिशें की जा रही हैं, जो कि एक खुश आइन बात है। कुछ और अहम टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस।